सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी की हिंदी क्षितिज की पुस्तक से पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं, जो राहुल सांकृत्यायन की द्वारा लिखित मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ अंश है। यह राहुल सांकृत्यायन की 1929 और 30 में की गई यात्रा का वर्णन जो है उसी के बीच में से ये एक अंश लिया गया है। अब हम थोड़ा सा राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। केदार पांडे मूल नाम था। बाद में सन 1930 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका जाकर अपना नाम परिवर्तित कर लिया और अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और नाम भी अपना इन्होंने राहुल सांकृत्यायन रख दिया। इन्होंने अनेक भाषाओं में रचनाएं की और अनेक भाषाओं के ये रचनाकार ज्ञाता भी रहे हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी और चीनी, तिब्बती अनेक भाषाओं को इनका ज्ञान था। सन 1930 में जब ये लंका गए तो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था। उसके बाद इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्रों की रचना की है, यानी कि घूमते घूमते जो अनुभव हुए उन्हीं को लिखा। स्थानों का या वहाँ के कल्चर का जो वर्णन है वही इसमें किया है। तो इसी प्रकार 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी है और जिसमें घुमक्कड़ी शास्त्र इनका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें इन्होंने यात्रा या फिर घूमने के महत्व को प्रतिपादित किया है, यानी कि घूमना कितना महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए ये बताया है। तो आइए जानते हैं, अब पढ़ते हैं। हम आज इस पाठ का वाचन करेंगे। ये पाठ कुछ इस प्रकार है। ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। एक ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत की यात्रा के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम भी थे। वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी की डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी आप घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन अर्थात खोटी में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। आगे बताते हैं वो परित्यक्त चीनी किले में से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे के एक भद्रवेश
यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त हमें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम हाँ रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम को के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत की यात्रा तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून हथियार का कानून न होने के पर भी लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा भीख कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि वह यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे के से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोत्तम स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन के कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ते की ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा।
4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे तो लाल ही होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को इतना जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह किसी अच्छी जगह पर वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। जब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर इधर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे के तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे के सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के लिए मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी गई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 शेर की से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर चले आए। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित
मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ अंश। यदि आपको यह समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत